अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, खुशगवार सुबह, क्योंकि कई जगहों पर मौसम बहुत अच्छा है लेकिन कहीं धूप निकली हुई है। सो मौसम अगर मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर बड़ा अच्छा है तो लिहाजा सुबह बड़ी खूबसूरत है। बड़ी अच्छी खबरें हैं और बड़े नए मौजूआत हैं जो हमने आपसे डिस्कस करने हैं। इसके अलावा कुछ पुरानी खबरें जिसमें हमने देखा कि नई डेवलपमेंट सामने आई है, जैसे कि सैलाब। हमने कल भी इस हवाले से बात की, हमने परसों भी इस हवाले से बात की थी। डेली बेसिस पर हम इसलिए बात करें कि जहाँ जहाँ इंतज़ामिया नहीं पहुँची, शायद हमारी आवाज़ सुनकर इंतज़ामिया यहाँ पहुँचना शुरू हो जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सैलाब की नज़र हो गया है। सिंध में तूफ़ानी बारिश और सैलाब से सब कुछ तहस नहस होकर रह गया है। जनूबी पंजाब में भी नदी नाले बिफर गए हैं, कई इलाके डूब गए हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। सैलाबी रैले के बायस जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह बंद हो गई है। दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। जी हाँ, और लोग ये भी तखमीना लगा रहे हैं कि जो बहुत ही डेडली फ्लड्स आए थे 2010 के, उससे अब इसका कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें हैं। 830 अफराद जाँ बाख हो चुके हैं, 1348 ज़ख्मी हुए हैं, 3000 किलोमीटर के करीब सड़कें तबाह हो गई हैं, 129 जो पुल हैं उनको नुकसान पहुँचा है और 1 लाख के करीब घर जो हैं वो ढह गए हैं। 7 लाख से ज़्यादा जानवर पानी में बह गए हैं और अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब दाखिल हुआ है बलूचिस्तान में, अभी भी स्टिल कोयटा में बारिश हो रही है। तो जहां इंतज़ामिया नहीं पहुंची है वहां पल पल की खबर देने के लिए समा की टीम पहुंच गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में समा फ्रंट फुट पर है। आगे चलकर समा की टीम से अपडेट लेंगे कि मुख्तलिफ इलाके जो मुल्क भर के हैं जहाँ पर सैलाब की सूरत है और जहाँ हम ये सोच रहे थे कि शायद इंतज़ामिया पहुँच जाए, क्योंकि बारिश होने से पहले तो कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, बारिश होने के बाद ही शायद दाद रसी के लिए कोई बड़ा पहुँचे, लोगों को तसल्ली देने के लिए कोई बड़ा पहुँचे, लेकिन कोई बड़ा पहुँचा नहीं। और अफसोस की बात यह कि जहाँ बड़े पहुँचे वो ये कहते नजर आए कि ये आपकी तो अपने गुनाहों की सज़ा है, अब अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले। तो मैं ये आगा सिराज दुरानी साहब की कल ये स्टेटमेंट सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपका अपना आबाई गांव मुराद अली शाह का अपना आबाई शहर सैलाब की नज़र हो गया, वहाँ पर घर डूब गए, लोग सड़कों पर हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई ये क्यों सोचता है कि गुनाह और सवाब का मामला हमने देखना है। नहीं, वो आपने नहीं देखना, वो अल्लाह ने देखना है। आपका काम था वोट लेना और वोट के बाद शायद गायब हो जाना, लेकिन मेरी नज़र में आपका काम यह है कि आप आवाम की दादरसी के लिए पहुँचे तो एटलीस्ट अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में आप बात कर सकते थे, ना ये कि अब वो अगर आपको कहते हैं कि जी हमें अफसरान गालियाँ देते हैं तो आप आगे से कहते हैं कि कोई नहीं, गालियाँ सुनने सिर्फ गालियाँ ही हैं। तो ये बड़ी दुखी स्टेटमेंट कल सामने आई। और अगर इतना ही यकीन है खुदा की खुदाई पे, तो फिर इसका भी आपको जवाब दे होगा कि जो आगे चल के हुक्मरानों से भी सवाल शायद किया जाएगा कि तुमने अपने बंदों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया। अच्छा, अब किया या क्या किया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, क्या कर सकते हैं, आगे क्या किया जा सकता है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, हम आज उस पर मुकम्मल बात करेंगे। उसके लिए एक इक़दाम को उठाया जा रहा है हज़ारा डिवीज़न में, जहां सैलाबी रेला और लैंड स्लाइडिंग रोकने के लिए महकमा जंगलात ने 6 करोड़ दरख्त लगाने का काम शुरू कर दिया है। अब ये जो दरख्त हैं ये नेचुरल रेजिस्टेंस किस तरह क्रिएट करते हैं इस डिज़ास्टर के अगेंस्ट, इस पे हम आज बात करेंगे। अच्छा जी, आज हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हंगरी में गरज चमक के साथ बारिश और कोई गलत साबित होने पर महकमा मौसमियात के सरबराह को ओहदे से हटा दिया गया है। ये होता है मुल्कों के अंदर फैसले लेने का जो पावर होती है। गलत फैसले थे कि अवाम उससे परेशान हुई, उन्होंने उस शख्सियत को ही हटा दी जिसने गलत पेशगोई की। शायद उन्होंने सोचा होगा उसका इतना कैलिबर ही नहीं है कि उसको सीट पर बिठाया जाए। लेकिन आप ये देखें कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सरबराहान खुद रिज़ाइन कर जाते हैं। इतनी एथिक्स उनके अंदर होती है, इतनी इज्जत नफ्स उनके अंदर बाकी होती है, लेकिन यहाँ पर लोग रो रो के फरियादें करते नज़र आते हैं, कुछ नहीं होता। खैर, बारिश के बाद बीमारियाँ आती हैं, तो बारिश के बाद कराची में डेंगू वायरस सर उठाने लगा है। डेंगू केसेस में कराची का ज़िला शर्की सरे फहरिस्त है। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और शदीद बारिशें हैं, सैलाबी सूरत हाल है,
अंधा क्या चाहे दो आंखें। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए हैं और ये दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि रीसेंट टाइम्स में ये मुलतवी हो चुका है। अच्छा जी, एक आज की सबसे जो बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। उबूरी जमानत की इस्तदा करेंगे। इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। इमरान खान के हमरा PTI के रहनुमा और कायदीन भी अदालत पहुंचेंगे। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। और एक बार फिर अमरीकी डॉलर की कदर में हो रहा है मुसलसल इजाफा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2022 के दौरान करंट अकाउंट खसारत से मुतालिक कुछ अच्छे आदाद-ओ-शुमार जारी किए। अब ये क्या है अच्छे आदाद-ओ-शुमार, इस पे हम शो में आगे चल के बात करेंगे। ये आदाद-ओ-शुमार हमारे लिए कितने अच्छे हैं ये भी बड़ा जरूरी है। एशिया कप में 28 अगस्त को पाक भारत मैच, हाई वोल्टेज मैच, कौन है इन कौन है आउट, और जो हुआ है आउट उसके आउट होने के बाद कितने असरात होंगे टीम पे, उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, हम उसकी आपको मंजर भी दिखाएंगे। हमारे नुमाइंदे समा के इस वक्त जगह जगह मौजूद हैं कि जो वहाँ से अपडेट्स दे रहे हैं। जहाँ पे इंतज़ामिया नहीं पहुँच पा रही वहाँ पे समा पहुँच रहा है और बता रहा है कि इस वक्त लोगों की प्लाइट क्या है, लोगों की तकलीफ़ क्या है। तो हम आगाज़ करते हैं आज का जनूबी पंजाब से। कोहे सुलेमान जो है सैलाब के बाइस तौसा की मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता गुज़िश्ता 10 रोज़ से बंद है। 10 रोज़ से मुतासरा इलाकों में अब हो क्या रहा है कि खुराक जो है उसकी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ऑब्वियस है कि जब 10 रोज़ से ज़मीनी राबता मुनक़ता है तो लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे होंगे। यही जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान हमें ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ से। मुकर्रम, 10 रोज़ हो गए हैं, ज़मीनी राबता मुनक़ता है, पानी भी नीचे पानी है, ऊपर खुला आसमान है, लोग किस तरह से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं? ना यकीनन उनके पास खुराक होगी, ना रहने के लिए कोई बेहतर जगह होगी। आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? देखें जी, जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हमसे पहला तो ये सवाल करते होते हैं अमूमन कि हमारे ये मसाइल हैं। अच्छा। लेकिन जब ये तौसा की बस्ती है, एक बस्ती हमदानी, जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो लोगों के मुंह पर सिर्फ एक सवाल था कि आपके पास क्या खाने को कुछ है। तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत का यहाँ पर जो है शिकार हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो मौजूद ख़वातीन हैं, यहाँ पर जो लोग मर्द हजरात हैं, उनकी आंतों में जो वो भूख है, उनके जो ज़बान पे जो है वो पानी के लिए तरस रही है, उनकी जो आँखें हैं वो किसी मुखैर या फिर किसी अवामी नुमाइंदे को जो है वो उसकी मुतलाशी है। और ये लोग शदीद परेशानी में हैं। इनकी अगर बस्ती की बात की जाए, बस्ती हमदानी की, तो ये मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इनके तमाम तर मकानात जो हैं वो टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। ये वो बस्ती हमदानी के इलाके हैं जहाँ कभी ये खूबसूरत घर के आंगन में यहाँ बच्चे खेलते थे और लोग जो है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सैलाब की जालिम और जो सख्त लहरें थी, उनकी स्पीड इस कदर थी कि इस बस्ती को उन लहरों ने जो है मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया है। आसमान पर बादल है और हल्की जो बूंदाबांदी भी जो है वो वक्फे से जारी है। बिल्कुल तो मुकर्रम, ये तो आपने पूरी दास्तान बताई यहाँ के लोगों की। मुझे बताएं, रिलीफ वर्क कोई तेज़ी आई? क्योंकि आप बता रहे हैं 10 दिन है, खाना नहीं पहुँच रहा, इनके लिए कुछ हुआ है इंतज़ाम अभी तक? लोग जो हैं सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी किस्म का कोई भी ना तो खाना यहाँ पे मुयस्सर किया गया है, ना मेडिकल कैंप यहाँ मुयस्सर किया गया है। यहाँ पर इन इलाकों में सबसे पहले जो है सेहत से भी बढ़कर सबसे पहले यहाँ पर खाने की अशद ज़रूरत है। इनके पास खाना बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, लोग हैं, बेशुमार इनके मसाइल हैं। अब तो ये सब कुछ भूल चुके हैं कि हमारा घर भी गया, हमारी फसलें भी गई। इस वक्त इनके पेटों में जो है वो भूख है और इनको खाना चाहिए, इनके पास खाना नहीं है। और अगर कोई मुखैर हजरात की जानिब से यहाँ पर खाने जो अगर आके तकसीम किया जाता है तो उन लोगों के दरमियान जो है वो लड़ाई तक जाहिर है मुकर्रम। देखिए जब 10 दिन से एक जगह पर खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं
तो अगर थोड़ा सा भी खाना आएगा तो लोग तो झपटा मारेंगे। साथ रहिएगा, जरा सक्खर का रुख करते हैं। सिंध भर में एक तरफ बारिशों की तबाहकारी है तो दूसरी जानिब दरिया सिंध का सैलाब सैकड़ों देहात अपने साथ बहा कर ले गया है। कच्चे के इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए सक्खर पुलिस के जवान इस वक्त सरगर्म हैं। DIG सक्खर जावेद जिस्कानी कहते हैं कि जो उनकी गुफ्तगू है और जो उनका बयान है साहिल जोगी के साथ वो मौजूद है। क्या वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं ज़रा। जी देखिए, सिंध भर में बारिशों के बाद जिस तरह से शहरों के शहर तबाह हो गए, तो उसी तरह जो कच्चे के इलाके हैं, सैकड़ों जो देहात है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। हम इस वक्त जो है सक्खर के कच्चे में मौजूद हैं। तो यहाँ के कच्चे में जिस तरह से रिलीफ का काम जारी है, तो DIG सक्खर जावेद सुहारो जस्कानी अपनी निगरानी में जो है जहाँ लोग जो फंसे हैं उनको बाहर निकालने के हवाले से रेस्क्यू काम में मुतहरिक है। और उसके साथ साथ जिनको जो बंदों पर मुंतकिल किया गया है, तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से उनमें और खाना और दीगर जो उनकी ज़रूरत की अशिया है वो तकसीम की जा रही है। हमारे साथ DIG जावेद जस्कानी साहब मौजूद। हम उनसे जानते हैं कि सर, आप मुतहरिक है, आपकी पुलिस यहाँ के काम में भी हमें देखने में आ रही है, तो यहाँ पर जो है किस तरह से आप रेस्क्यू का काम कर रहे हैं? देखें, पुलिस जो है एज ए इंस्टीट्यूशन उसको तैयार और उसको ट्रेन ही इसमें किया जाता है कि इमरजेंसी को रिस्पांस किस तरह करना है। ये फ्लड या रेन भी एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है और ये बड़ी एक डिज़ास्टर है, इमरजेंसी है। तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक तो हम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो फंसे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी जगह पे उनको रहाया जाए और उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। बच्चे हैं तो उनके दूध का बंदोबस्त किया जाए, जूसेस का बंदोबस्त किया जाए, साफ़ पीने का पानी के बंदोबस्त किया जाए इस सिलसिले में, और मेडिकल रिलीफ का भी बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, और एक खैरपुर में बनाया है, एक सक्खर में बनाया है। तो ये दोनों में मौजूद हैं डॉक्टर्स भी। हम कोशिश कर रहे हैं जो लोग वहाँ नहीं जा सकते या कुछ लोग जाना भी नहीं चाहते वहाँ रिलीफ कैंप्स में जाके रहें। वो कहते हैं हमें टेंट्स में हम रह रहे हैं, हमें सिर्फ खाना चाहिए, हमें सिर्फ अद्वियात चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। हम उनको दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। हम इस यहाँ पे खुद इसलिए आए हैं कि आप देख रहे हैं कि पूरा ये कच्चे का एरिया जो है पूरे बचा बंद पे टेंट लगे हुए हैं। लोग अंदर से, शहर से और कच्चे से भी लोग आके रह रहे हैं। तो इनसे मुलाकात की है, इनसे गुफ्तगू की है, इनके मसले जाने हैं और हमने मसले नोट किए हैं, इनको अपने नंबर दिए हैं। इसके बाद हम इन पे इंडिविजुअली अलग अलग से काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनको हमारी जो मदद हो, जो भी हो, जिस भी सिलसिले में हो, इस हवाले से हम उनकी मदद करें। जी देखें, जिस तरह से यहाँ पर सक्खर में लोगों को पुलिस की जानिब से कच्चे से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर जो है SSP सक्खर सिंगार मलक की निगरानी में यहाँ पर रिलीफ कैंप भी कायम की गई है। तो वहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ पर अद्वियात और उसके साथ साथ जो है राशन की सहूलत भी उनको फराहम की जा रही है। जी साहिल आप कर रहे हैं, इसके अलावा हम जनूबी पंजाब से भी अपडेट्स ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम सिंध का रुख कर रहे हैं तो जगह जगह तबाही के मनाजिर हैं। वहीं हमने देखा था कि बलूचिस्तान में जो कोक स्टूडियो फेम सिंगर थे उनका घर मलियामेट हो गया था। इसी तरह काजी अहमद के गुलकार हैं उस्ताद जमाली शदीद मुतासिर हुए हैं, घर सामान सब कुछ डूब गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। अपने दर्द को उन्होंने अल्फाज में पिरोया है और हुक्मरानों से मदद की अपील वो कर रहे हैं। संजय साधवानी के साथ मौजूद हैं। संजय बताइए। सैलाब से हर कोई मुतासिर हुआ है। मैं सर काजी अहमद में मौजूद हूँ, यहाँ के फनकार भी मुतासिर हुए हैं। उस्ताद हैं हमारे साथ जमाली साहब, जो इस इलाके के, इस खित्ते के अच्छे फनकार हैं और मौसीकी हमेशा लोगों का दर्द भी बांटते हैं, दुख सुख में साथ होते हैं, लोगों की खुशियों में चार चांद लगाते हैं। आज जब बारिश पड़ी है तो कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। सिंध हुकूमत हो या मुखैर हजरात हो या फिर जिनकी महफिलों में इन्होंने रौनकें बिखेरी, वो भी इस मुश्किल हालात में इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। उस्ताद साहब, पहले हमें आप बताएं ताकि लोगों को लगे कि कितना दर्द है आपकी आवाज में। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा था बेवफा। आंखें उनकी जब खुली हैं, जब ये दुनिया छोड़ दी, इतने दिन था वो कहाँ क्या सो रहा था बेवफा। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा था बेवफा। अच्छा, ये बेवफा किसी अपने आशिक को नहीं कह रहे, ये हुकूमत वक्त को बेवफा कह रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने वोट दिए हैं। जो हुक्मरान
जिनको इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए मुश्किल हालात में, वो इन्हें छोड़कर चले गए हैं। वो जब बाद में जब आएंगे ना कब्र पे, तो हमारे हुक्मरान कब्र पे नहीं आते, लेकिन वोट लेने जरूर आते हैं। फिर आपके यहाँ कोई मर गया हो, साल पहले मरा हो, लेकिन उसकी भी फातह करने आ जाते हैं। तो हुक्मरानों, आपको इस फनकार के जरिए ये अपील है इन सब देहातियों की जिनके घर यहाँ पानी में डूब चुके हैं, बह गए, वो कह रहे हैं कोई इमदाद करें, मदद करें, जो आप कुछ कर सकते हैं वो करें। संजय, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के मुश्किल हालात में होते हैं तो कहीं नजर नहीं आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते, पता नहीं शायद पानी निकल जाता उन्हें, होता क्या है। अच्छा, मुकर्रम हमारे साथ मौजूद है। अब जरा मुकर्रम की जानिब दोबारा चलते हैं। मुकर्रम, मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा चल के हमें, थोड़ा वॉक करके अगर आप हमें बताएं और दिखाएं ये जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ क्या मनाजर हैं, तो प्लीज़। जी बिल्कुल, अपने कैमरामैन अकमल खोखर से कहूँगा कि जहाँ तक ये आ सकते हैं, ये यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो सैलाब की वजह से जो मनाजिर, सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हुए हैं, बिल्कुल खंडर की जो वो मानिद हो चुके हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सैलाब की जो थ्रो होगी, उसकी लहर की थ्रो किस कदर शदीद थी कि ये पूरी की पूरी बस्ती जो है वो मलिया मेट हो गई है और ये मुकम्मल घर जो है वो तबाह हो चुके हैं और इस बस्ती के चारों तरफ में पानी है और कोई भी रास्ता जो है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल पैदा हो रही है और यहाँ से बाहर जाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस मकानात में जितने भी लोग हैं वो किसी दूसरी जगह पे वो जा चुके हुए हैं। ये मुकम्मल तौर पर जगह वीरान हो चुकी है, बस्ती हमदानी। और इन ये जो टूटे फूटे घर हैं और यहाँ पे बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और अभी तक हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी हम देख रहे हैं किस तरीके से इन टूटी दीवारों पे वो हज़रत यास की तस्वीर बने हुए हैं। उनके साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो गालिबन कुछ बचा कुचा सामान है उसको जो है समेट रहे हैं, जो कुछ रह गया है, और एक बच्चा है वो कुछ तोड़ के कोई चीज़ निकाल रहा है। तो ये तमाम तरह सूरत हाल है। मुकर्रम, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब की सूरत हाल से आप हमें आगे कर रहे थे। इसके अलावा संजय साधवानी जो है ही इज़ ऑन द ग्राउंड, ऑन द वे, कि जगह जगह वो जा रहे हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं। संजय, आपका शुक्रिया। और इसके अलावा साहिल जोगी, आप सक्कर की सूरत हाल से हमें आगे कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इस बार हद से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। हम इक़दाम क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ क्यों ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि अगर सैलाब आ जाए तो हम इसको रोकने में कामयाब हो सकें और जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की परसेंटेज को नीचे ला सके? लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी है कि फैसल ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा पहले से ज़्यादा नुकसान होता है। हमने आज सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स पे। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात प्रोफेसर डॉक्टर साजिद राशिद साहब और इसके अलावा एनएडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरोज लोधी साहब। आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सरोज साहब और डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं सरोज साहब अगर आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँ, सर, ये जितना पानी आता है हम उसको नहीं बचा पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि जी डैम सॉल्यूशन नहीं है, तो सर मुझे बताइएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है जब इतना पानी आए और वो अपने सामने आने वाली तमाम तर चीज़ें बहा के ले जाए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये यहाँ पर मदू किया। दो एक चीज़ें हैं जिसको हमें क्लियरली एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो ये पानी आ रहा है इससे तबाही हो क्यों रही है, और अगर हो रही है तबाही तो हम इस तबाही को कैसे कम कर सकते हैं अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना भी कर सकते। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या डैम या कोई और चीज़ें उसका सोल्यूशन है। तो अगर अलग अलग ले तो देखिए, जिस तरह की तबाहकुन बारिशें हुई हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हो नुकसान होगा और उस पानी को जमा करना नामुमकिन है जिस लेवल की बारिशें होंगी। हाँ, इसमें से इसके नुकसान को कम किया जा सकता है, सिरे से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके दो तरह के नुकसान हैं जो सबसे बड़े हैं। एक लोगों का घर है जो कि तबाह हुए और दूसरे उनकी लाइवलीहुड है जो खेत है। जो घर तबाह हुए हैं
हाँ, वो ऐसे घर बनाए जा सकते हैं जो इस सब के बावजूद के कच्चे हों लेकिन फ्लड रेजिस्टेंट हो, किसी हद तक वो सैलाब को और पानी को बर्दाश्त कर सकते। सही। अब तीसरी चीज रह गई कि इस पानी को कैसे रोका जाए। तो इसकी कतई नज़र कि ये बारिश कितनी शदीद थी और ऐसी बारिशें बारहा नहीं होती, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है कि 2010 में पहले रिवेरियन फ्लड आया, फिर 2011 में सिंध में बेतहाशा बारिशें हुई और ऐसी सिचुएशन हुई, और आज अब 2022 में खड़े हैं और सिचुएशन फिर से हुई। तो इस तरह की बारिशें होती रहेंगी जिस तरह की क्लाइमेट चेंज है, लेकिन साथ में हमें क्या इसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि डैम बनाया जाए, और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। सही, ठीक। डॉक्टर साहब आपकी जानी बात हुई, डॉक्टर साजिद आपसे मैं मुखातिब हूँ। सर ये जो हम देख रहे हैं कि जी सैलाब आ गया, नकल मकानी हुई, लेकिन ये नकल मकानी हम पहले भी तो करवा सकते हैं ना। लाइक जहाँ से सैलाब आ रहा है रुख का अंदाज़ा तो हो जाएगा, हम पहले भी तो मकामी आबादी को अलर्ट कर सकते हैं। और ये हर दफ़ा पहले से ज़्यादा नुकसान होना, ये शायद हमारी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, ये हमारे इस वक्त दो मेजर डिपार्टमेंट हैं, एनडीएमए और पीडीएमए, जो कि पीडीएमए की ज्यूरिडिक्शन है ये जनूबी पंजाब और यहाँ तक, और एनडीएमए की जो ज्यूरिडिक्शन है ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से है। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि इनकी नकल मकानी पहले हो सकती है, बिल्कुल, और ये करनी चाहिए थी। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी अर्ज़ किया। पहली बात तो ये है कि हमने जो आबादियाँ बनाई हैं, जो ये घर बनाए हैं, ये सैलाब के या जो दरियाओं के रास्ते थे जहाँ से पानी गुजर रहा है, और ये अभी से नहीं गुजर रहा, ये सदियों से गुजर रहा है इन्हीं इलाकों से। तो हमने अगर, जब होता ये है कि जब बारिशें कम होती हैं, दरियाओं में पानी कम आता है, तो 8-10 साल तक वहाँ पे पानी नहीं आया, तो हमने वो जो उसकी गुजरगाह है दरिया की, उसके ऊपर हमने आबादियाँ बना दी, बिल्कुल, और हमने वो ज़मीन को ऑक्युपाइड कर लिया। और जब बारिशें हुई, जो ओरिजिनल उसका था, और उस वक्त ये हुआ कि वो जो रास्ते हैं, वो रास्तों में जब आबादियाँ आ गई, पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है, और वो तो किसी के कहने से ना रुकेगा, वो तो वहीं से गुजरेगा। तो ये एक हमारा जो हुकूमत का काम था, जो कॉरपोरेशंस का काम है, कि जिसको हम कहते हैं कि नाजायज़ ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड, तो एक तो इसको देखना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि वार्निंग, देखिए महकमा मौसमियात कब से कह रहा है कि इस दफ़ा मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा होंगी, और इसके लिए ये पहले चाहिए था कि जिन इलाकों में ये बारिशें और हो रही हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब और डेरा गाजी खान और राजनपुर और फाजिलपुर, ये सारे इलाके जो है ना, ये बिल्कुल सारे सैलाब की जद में आ गए हैं। तो इन लोगों को वक्त से पहले वहाँ से निकालना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी, जो कि वो नहीं अपनी कर सके। लेकिन अभी भी इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, ये बारिशें रुकेंगी नहीं, ये अभी मैं आपके चैनल के तवसत से एक और आपको कहूँ, अभी तो इंडिया ने रावी और चनाब में पानी नहीं छोड़ा सही तरीके से, जो बारिशें वहाँ पे भी हो रही हैं, और वहाँ पे भी अपना ये अगला जो स्पेल आ रहा है, तो लाहौर वालों को भी इसके लिए अब खबरदार रहना चाहिए जी। अच्छा सरोज साहब, मैं अब इससे पहले कि मैं सरोज साहब के पास जाऊं, मैं एक क्वेश्चन पहले सर आपके पास भी मैं छोड़े जा रहा हूं सर, डॉक्टर साजिद साहब, और यही चीज़ डॉक्टर सरोज साहब आप भी इस पर मुझे कमेंट दीजिएगा। जैसे कि सरोज साहब ने कहा कि जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इस तरह के तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं। सर साजिद, एक बड़ा पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है मट्टी को मजबूत करना, सॉइल की स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ क्योंकि हम दरख्त नहीं उगा रहे, मट्टी मजबूत नहीं हो रही, वो इस बारिश के पानी को ना सोख सकती है, ना खींच सकती है, और ना कार्बन सेक्वेस्टर कर सकती है। हम ज़रूर आगे चल के इस पर बात करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, हमारी जो ग्राउंड स्ट्रेंथ है वो इतनी कमज़ोर हो रही है कि पानी को रिटेन नहीं कर सकती। विल यू एग्री विद मी? बिल्कुल, ये आपकी सही बात है। और अभी आपने देखा कि मुल्तान के अंदर आंबों के बाग जो दरख्त
पिछले 100 साल से लगे हुए थे, 50 साल से लगे हुए थे, वो सब काट कर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। और इसी तरीके से दरख्तों की वजह से ही, और सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो दरख्त देता है पानी को रोकने के लिए। और इसीलिए ये है कि शजरकारी की मुहिम हम हर दफ़ा करते हैं, लेकिन होता ये है कि हम सिर्फ पौधा लगाते हैं, उसको दरख्त नहीं बनाते। ये सबसे बड़ी एक जो बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि पौधे और दरख्त में फ़र्क का होना चाहिए। हम पौधा लगा के कहते हैं जी हमने मिलियन ट्रीज़ लगा दिए, ये मिलियन ट्रीज़ नहीं है, ये मिलियन प्लांट हैं। और इसको ट्रीज़ बनने के लिए 2 से 4 से 5 साल चाहिए, और उनकी नशो नुमा हमने उसकी निगहदाश्त करनी है। तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे। और स्मॉल डैम, रेन हार्वेस्टिंग थे स्मॉल डैम, जिसके ऊपर कोई इतना नहीं है। अभी मैं अगले महीने ही पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेज पे एक PhD का डिफेंस करवा रहा हूँ, और ये ओपन इनविटेशन है तमाम लोगों के लिए। हमने 6 स्मॉल डैम्स DG खान के एरिया में प्रपोज किए हैं, जो कि जिसको हम रोध की, और वो कहते हैं जहाँ से पहाड़ों से पानी आता है और उनको हम सेव कर सकते हैं। सही, ठीक है डॉक्टर सरोज साहब, आपकी जानिब आती हूँ। यही सवाल जैसे कि फैसल ने कहा भी था डॉक्टर साजिद से जो पूछा था, ये हमारे मुल्क में चीज़ें कब मुमकिन होगी? क्या इतना काफ़ी है कि एक पौधा लगा दिया, या बिलियन ट्री जो है उसका मंसूबा शुरू कर दिया, और वो मंसूबा ऐसा है कि ना वो पानी को रोकता है, ना ज़मीनी कटाव को बचाता है, तबाही फैलाता है? देखिए बेटा, एक्चुअली जो डॉक्टर साजिद कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ कि ये दरख्त लगाने से बेतहाशा फर्क पड़ जाता है, और पड़ना चाहिए, और हमने अनगिनत दरख्त काटे और काटे चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सैलाब तो इंडिया में भी आ रहा है। मुझे नहीं पता इंडिया में नुकसान का क्या हाल है। जो असल चीज़ है कि वो लोग जो जिनको नुकसानात हुए हैं, एक तो वो दरिया का सैलाब नहीं है, ये बारिश की वजह से पानी आया है। कल मैं थर में था, और थर में तो कहीं दूर दूर दरिया या नहर नहीं है, उसके बावजूद भी रोड की दोनों साइड्स पे पानी बड़ी बड़ी हाइट पे खड़ा था, और जो छोटी मोटी फसलें थी वो सब तबाह हो चुकी थी पानी के अंदर। अब सवाल ये है कि ये लोगों के घर तबाह होते क्यों हैं, और ये लोग क्यों अनप्लैंड आबादियों में एनक्रोचमेंट्स पे रहते हैं, और उसकी वजह ये गुर्बत है। और जब तक आप गुर्बत को या गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये मसाइल होते रहेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। जब लोग तालीम याफ्ता होंगे, गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होगी, उनके पास वसाइल होंगे। आप दुनिया में मिसालें देख लें, जिन मुल्कों में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की एक ही वजह थी कि उनकी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी इंप्रूव हुई, वरना कोई किसी को शौक नहीं कि वो कच्चे में रहे या कच्चे मकान में रहे। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फिर मुझे ये भी समझाएगा, या जो हमारे देखने वाले हमें देख रहे हैं, डॉक्टर सरोज आपसे मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि रेन हार्वेस्टिंग फिर क्या है? क्या ये इतनी मुश्किल है कि हमारे यहाँ मुमकिन ही नहीं है? नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। रेन हार्वेस्टिंग के लिए बहुत आसान है, और अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये हो रहा है, और हमारे यहाँ भी हो सकता है। एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक कमेटी है जिसको मैं हेड करता हूँ, और अभी चंद हफ्तों पहले वो काम शुरू हुआ है, और वो पाकिस्तान में ग्रीन बिल्डिंग कोड की डेवलपमेंट है, और उसके अंदर एक बहुत तरीके से सिखाया गया है या लिखा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है। अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों बारिश के ज़माने में जब शुरू हुई है, तो बहुत सारी सोशल मीडिया में वीडियोज़ आ रही थी कि ग्राउंड में आप एक होल करते हैं और डीप होल हो, उसमें पानी चला जाता है, जो कि मुमकिन है। अब वो जाहिर है कि उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वहाँ कामयाब होता है जहाँ सैंडी सॉइल हो, वहाँ परकोलेशन आसानी से हो जाती है। जहाँ क्लेई या चिकनी मिट्टी है, वो वहाँ पर जाहिर है कि इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो सकता। फिर लाहौर में एक्सपेरिमेंट हुआ है, मुझे नहीं पता किस हद तक कामयाब है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे टैंक्स बनाए हैं, और जिसमें वो रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं। लोग अपने घरों की छतों पे पानी की टंकियां रख लेते हैं, सही, या छतों से जो परनाले आते हैं, यानी कि उस परनाले को कलेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर सरोज, हमें इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। आखिर में मैं डॉक्टर साजिद साहब आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर सरोज ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, आपकी नज़र में क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? एक दो अगर शॉर्टली आप बता सकें।
जी, अभी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है तो इसके लिए सर लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल साइंस में 2017 से हमने ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया है और जिसमें अभी जो डीजी एनवायरनमेंट के हैं बलूचिस्तान के वो भी विज़िट करके गए हैं और उन्हें भी हमने कहा कि इस तरीके से इसे करें। तो जिसने भी देखना हो तो लाहौर में हमारी यूनिवर्सिटी हाजिर है। इसके साथ साथ सर बात यह है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग ये उन एरिया में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हो और स्मॉल, और ये एक बड़ा ज़ीरो कास्ट के ऊपर है कि हर घर के अंदर अगर प्रणालों को इकट्ठा कर गटर में डालने के बजाय वो रेन का वाटर आप एक छोटा टैंक रख लें 500 लीटर का और उसके अंदर वो पानी जमा होता रहे और उससे आप अपने पौधों को या गाड़ियों को धो लें, तो ये सबसे एक जो बड़े शहरों हैं वही बात है ना कि ये अगर पे बात आके रुक जाती, क्योंकि कोई भी इस तरह का इकदाम करने का सोचता नहीं है। बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साजिद राशिद हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सरोज हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। साथ में वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने स्कूल्स की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। खुशदार बागबाना के हाई स्कूल की छतें भी गिरने लगी हैं। स्कूल इंतजामिया ने खस्ता हाल क्लासेस को खाली कर दिया है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में भी बारिशों और सैलाबी रेले ने तबाही मचाई। 2500 घर बह गए और 3000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाइस बागबाना के हाई स्कूल की छतें भी गिरने लगी हैं। खस्ता हाल छतों से बारिश का पानी भी टपकने लगा है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मरम्मती काम के बगैर क्लासेस का आगाज करना किसी हादसे को जन्म दे सकता है। खस्ता हाल क्लासेस में से कुर्सियां भी दूसरे रूम्स में मुंतकिल कर दी गई हैं। जो हैवी बारिश रहने हुए हैं इसकी वजह से यहाँ जो क्लास रूम्स है उनको बहुत नुकसान पहुँचा है, डैमेज हो चुके हैं। 8 कमरों पर मुश्तमिल हाई स्कूल के 4 कमरों की छतें मुतासिर हुई हैं। इसी गोट के रिहायशी वालिदैन भी परेशान हैं कि इन खस्ता हाल क्लासेस में वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेजेंगे। पूरे बलूचिस्तान के वज़ीर आला से और सबसे अर्ज़ है कि इसको जल्द अज जल्द इनकी मुरम्मत करवाए, क्योंकि ये आलिया बारिशों की वजह से ये सारे खंडर बन गए। टीचर्स के मुताबिक स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क भी दुरुस्त हालत में नहीं है। स्कूल में साफ पानी की सप्लाई का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं। अच्छे माहौल में मयारी तालीम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये बागबाना के बच्चों का हक भी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अहमद रहमान खान, समा, बागबाना। तो हमने कोशिश की कि आपको सैलाब की सूरत हाल से जो पेश नज़र तबाहियाँ हुई हैं उसके बारे में आगाह करें। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बारिशें हैं, बारिशों के बाद अब एक नया जो है वो मसला जन्म ले रहा है, डेंगू। इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएं, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट खुशदार में भी बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा रखी है। हमारे नुमाइंदा अहमद रहमान खान ने डीसी खुशदार का इंटरव्यू किया है। क्या गुफ्तगू हुई थी, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ मुसलसल हम आपको इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं कि क्या नुकसानात हुए, क्या क्या चीज़ें सैलाबी रेला अपने साथ बहा ले गया। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट खुशदार में हम मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट खुशदार में क्या क्या तबाही हुई है ये हम जानते हैं वहाँ के डीसी मेजर मोहम्मद इलियास साहब से। आपका कितना बड़ा एरिया है जो अफेक्ट हुआ है सैलाबी रेले से? थैंक यू वेरी मच। सम्मान न्यूज़ की तरफ से मैं मशकूर हूँ कि वो आए इस सूरत हाल में और बलूचिस्तान में स्पेशली वो जो डिस्ट्रिक्ट खुशदार है इसकी जो तबाहकारियाँ हुई इसको हाईलाइट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट खुशदार के मैं आपको बताता चलूँ कि ये बलूचिस्तान का दूसरा वो ज़िला है जो एरिया वाइज 44,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। और यहाँ पे टोटल 7 सब डिवीजन्स है और 56 यूनियन काउंसिल्स हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें डैमेजेस के उससे देखें तो हमारी 56 यूनियन काउंसिल में से 32 यूनियन काउंसिल्स ऐसे हैं जिस पे मैक्सिमम डैमेजेस हो चुके हैं। मेरे 13 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, डेथ्स हुई हैं और 18 मेरे सीरियसली इंजर्ड हुए हैं।
इसके अलावा जो मेरे हाउस होल्ड्स हैं, अभी तक मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2500 के करीब मेरे हाउस होल्ड्स कम्प्लीटली डिमोलिश हो चुके हैं, जो डैमेज होकर गिर भी चुके हैं। बारिशों का जो मेरा ये स्पेल है, ये 1 महीने से ये चला हुआ है। मुख्तलिफ स्पेल्स में यहाँ पे बारिश के आ रहे हैं, और इस दफ़ा जो बलूचिस्तान स्पेशली ऑब्ज़र्व कर रहा है, एक अनप्रेसिडेंटेड वे जो स्पेल है बारिशों का, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। 2,500 के करीब हाउस होल्ड कम्प्लीटली डैमेज हो गए, और मेरे उसके साथ साथ 3000 प्लस हाउसेज ऐसे हैं जो पार्शल डैमेज हो गए। इससे पहले हमें जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब उनका विजिट था बलूचिस्तान में, तो स्पेशली जो इंजर्ड लोग थे और डेथ्स हुई थी, उनके फैमिलीज़ को स्पेशली कंपनसेशन दी गई। वहाँ पे उनको 10-10 लाख रुपया दिए गए, जो उनको क्विक रिलीफ के तौर पे दिया गया। इसके बाद जो हमारे हाउसेज थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की तरफ से स्पेशली इस पर हिदायत हैं। हमें टेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड की गई राशन के। पहले फेज़ में हम जैसे ये किसी जगह पे डैमेज होता है, कोई नुकसान किसी जगह पे होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम टेंट प्रोवाइड करते हैं और राशन उसको प्रोवाइड करते हैं, एज ए क्विक रिलीफ वहाँ पे वो किया जाए। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, कितनी सड़कें बह गई हैं और कितने ब्रिजेस वगैरह डैमेज हुए हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क में मैं आपको बताता चलूँ तो इस टाइम पे मेरे डिस्ट्रिक्ट खुजदार से 3 मेन शाहराहें गुजर रही हैं। M8 की मैं बात करूँ, N25 की और N30 की बात करूँ। M8 मेरा वो शाहराह है जो मकरान बेल्ट से आके कनेक्ट करता है, खुजदार के साथ होता है, और खुजदार से कलार डिवीज़न के साथ, और कलार डिवीज़न से फिर सीधा स्टेट वे शादात कोट जलमक्सी के थ्रू वहाँ पे होता है, वे लिंक होता है। इस पे मेरे डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। खुजदार टू करख पॉकेट में, करख टू फिर वंगू, एंड वंगू टू फिर आगे जलमक्सी एरिया में मेरे काफ़ी डैमेजेस हुए। और ये डैमेजेस मेरे क्या हैं, जो मेरे वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये मेरे रोड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। और जो मेरा एरिया है करख और मुला और ये जो वंगू हिल्स का एरिया, यहाँ पे जो पानी का फ्लो आया है थ्रू मुला रिवर, that is recorded to have happened once in 200 years। इतना हैवी फ्लो था, जिसकी वजह से मेरे ब्रिजेस और मेरी जो मेन हाईवेज थी वो कम्प्लीटली वॉश अवे हो गई। खुजदार डिस्ट्रिक्ट आप क्या समझते हैं सर, जितना ये सैलाबी रेला आया उसके बाद तबाही हुई, कितने साल आप समझते हैं कि पीछे चला गया इस तबाही से? देखिए, मैं विल होनी चाहिए और बंदों में वो हैं कि इंशाल्लाह ताला दे विल कूप अप वेरी अर्ली, वो कर जाएंगे। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई डैमेज हुआ है, उसके लिए जिस अंदाज से गवर्नमेंट से, जिस रफ्तार से अर्ली फंड्स आएंगे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स वुड बी अगेन बैक और उसी तरह हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की यही कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले फ़ेज़ में जो है वो डेवलप किया जाए, बनाई जाए सड़कें, ताकि कम अज़ कम जो लोग मदद के मुंतज़िर हैं उनकी मदद को पहुँचा जाए, उनकी खुराक का इंतज़ाम किया जाए या उनकी बहाली के काम को तेज़ी से जारी किया जाए। इसीलिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम किया जा रहा है। जी अहमर, आपका बेहद। अब आपको बताएं एक अहम ट्वीट के हवाले से, कतर का अहम दौरा मुकम्मल करके आज वतन वापस पहुंच रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, कतर की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ट्वीट में मज़ीद लिखा, कतर के दौरे के 2 अहम पहलू हैं। पाकिस्तान और कतर बदलती दुनिया में नए इम्कानात पर वाज़ेह विजन रखते हैं। ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इक़्तिसादी ताउन की अहमियत से आगाह किया। और आज की अहम डेवलपमेंट, धौंस धमकियां देने के बाद कानून हरकत में आया तो इमरान खान को मैदान से आउट होने की फिक्र सताने लगी। कहा, मुखालफिन मुझे तकनीकी बुनियादों पर नाअहल कराना चाहते हैं। हरीपुर जलसे से खिताब में बोले, इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दूंगा, लेकिन उम्मीद है इससे पहले ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जो मर्जी करना चाहते हैं करें। मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की टीम आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए। मैं वक्त दे रहा हूँ कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा। अब आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान के खिलाफ नाजेबा बयान देने के मुकदमे में अबूरी जमानत के लिए आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। पार्टी की क़यादत भी कप्तान के हमरा होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, सिचुएशन भी बताइए, इस वक्त क्या है वहाँ पे और कब तक आमद मुतवक्के है?
जी फैसल, बिल्कुल जो आमद का वक्त बताया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, वो तो 11 बजे का बताया जा रहा है कि 11 बजे तक जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें पेश होंगे और आज अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। गुज़श्ता रोज जो बनीगाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था पीटीआई की लीगल टीम का, उसमें ये फैसला किया गया था कि इमरान खान आज खुद जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स की जो एडीसी अदालत है वहाँ पर पेश होकर अपनी अबूरी जमानत से मुतालिक जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे। इस वक्त मैं अगर आपको जुडिशल कम्प्लेक्स के इतराफ की जो सिचुएशन है वो बताता चलूँ तो जुडिशल कम्प्लेक्स के इतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को करीब आने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस के जो है वो 400 से ज्यादा एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के इतराफ में। और जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर की इमारत है यहाँ पर पुलिस और एफसी की जो इजाफी नफरी है उसको भी तैनात किया गया है। और तमाम जो लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल हो रहे हैं उन्हें जो है वो सख्त चेकिंग के बाद अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। और आज जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे और पेश होकर वो पूरी जमानत की इस्तदा करेंगे। तो अब जो है वो 11 बजे का वक्त दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद मुतवक्के है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है वो अपने पार्टी रहनुमाओं के हमरा यहाँ पर पेश होंगे। अगर मैं आपको ये बताता चलूँ तो इस वक्त तक आजम सवाती जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो सिर्फ जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंचे हैं। इसके अलावा कोई भी जो मरकजी रहनुमा है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं पहुंच सका है। तो अभी जो है ना ही कोई खातिर कारकुनान यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो ये कह रहे थे कि सुबह यहाँ पर जो है वो कारकुनान भी बड़ी तादाद में आएंगे और जो पीटीआई के मरकजी रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे इमरान खान के साथ। तो देखते हैं अब जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके साथ कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर आते हैं। लेकिन इससे पहले सिर्फ अभी तक जो है वो पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती ही सिर्फ जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच सके हैं। जी ठीक है शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप मौजूद थे। इसके अलावा असलम खोकर जो हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है, तो बाहर की सूरत हाल है वो असलम से जानेंगे। असलम बताएगा इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं, सिक्योरिटी कितनी सख्त की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। G11 का ये सिग्नल का इशारा है। यहाँ पर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जब वो अदालत में पेश हो रहे हैं तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तो कारकुनान के हवाले से था कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे इजहार यकजहती के लिए। तो इस हवाले से पुलिस ने यहाँ पे खारदार तारे लगाकर जो है यहाँ से आगे इंट्रेंस बंद कर दी गई। सिर्फ मीडिया के लोगों को और मुतलका जो लोग हैं उनको जाने की इजाज़त है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे है, उसके बाद सिक्योरिटी के स्क्वाड है, रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पीछे शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कारकुनान आए ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम हमें यहाँ कारकुनान नज़र आ रहे हैं। टाइम भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया और थोड़ी देर तक जो इमरान खान है वो अदालत भी आने वाले हैं। तो बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बैनर्स उन्होंने उठाए हुए हैं, इंसाफ के नारे उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। यहाँ इनमें ख़वातीन की भी कुछ तादाद जो है वो शामिल है। ये लोग यहीं पर हैं, इसरार कर रहे थे कि उनको भी अदालत तक जाने दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद पुलिस ने उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी और इनको यहीं पर रोक दिया गया है और आगे। अच्छा असलम, आप जो बता रहे हैं कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जिस जगह मौजूद हैं और जिस जगह ये जो मुजाहिरीन है या पीटीआई के कारकुनाने पहुंचे हैं उसका जुडिशल कॉम्प्लेक्स से कितना रास्ता है? जी यहाँ से तकरीबन ये 800 जो मीटर है वो बनता है यहाँ से जो जुडिशल कम्प्लेक्स है। यहाँ पे इनको रोक दिया गया। ये एक यहाँ इस साइड पे सिर्फ कारकुनान को आने की इजाज़त है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली साइड की तो वहाँ पे कारकुनान को आने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह जो G11 मरकज़ है उस साइड से भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो मुतलका लोग हैं यानी कि मीडिया के जो लोग हैं उनको और जो मुतलका आज जिनके केसेस हैं या वकला हैं उनको आने की इजाज़त है। सिर्फ एक यहाँ पर जो जमा होने की इजाज़त दी गई कारकुनान को वो यही जगह है G11 सिग्नल वाली साइड है। यहाँ पर जो कारकुनान है वो अभी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर नारेबाजी भी वो कर रहे थे अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए और यहाँ पे वो मौजूद भी हैं और उनका यही कहना है कि वो इमरान खान के साथ यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। तमाम पुलिस ने उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी है और यहीं पर उनको रोका गया है। जी ठीक है असलम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मनासिर, आप हमें बता रहे थे इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ पर कारकुनान मौजूद है। आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। अब
तमाम तर जो सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ और इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, गुड मॉर्निंग। आज इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं, बड़ी कोशिश की थी उन्होंने कि पेश ना हो, किसी तरह पतली गली से निकल जाए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी तकारीर जो हैं वो अब आवाम के लिए भी वबाले जान बनती जा रही है। अगर हम सोशल मीडिया को देखें, डू यू रियली थिंक उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है? मुमकिन और नामुमकिन से थोड़ा अब हुकूमत को आगे बढ़ के सोचना होगा। ये हुकूमत के लिए जो है इस वक्त कड़ा इम्तहान का वक्त है। अगर आज मोअज़्ज़ज़ अदालत जो है इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख कर देती है तो फिर हुकूमत को हर हाल में इमरान खान को गिरफ़्तार करना होगा, और अगर हुकूमत आज उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाती ज़मानत मनसूखी के बावजूद, तो फिर इसका मतलब है कि ये एक बज़ाहिर एक इक़्तिदार ज़रूर PDM के पास है मगर इख्तियार नहीं है। तो इसलिए क्योंकि बनी गाला में कल जो एक इजलास हुआ है इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत उनकी किचन कैबिनेट का, और उनके जो नौरतन हैं वो मौजूद थे उस इजलास में, उसमें ये फ़ैसला किया गया और बादशाह सलामत से ये कहा गया कि बिल्कुल ये आपके शायान शान नहीं है कि आप माफ़ी मांगें, और वो किसी सूरत जो है अब इस केस में जो उन्होंने धमकी दी अपनी तकरीर में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा को, वो उस पर बिल्कुल भी नादम नहीं है, ना उस पर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, ना वो किसी भी तरह की वजाहत के वो स्लिप ऑफ टंग थी उनकी तकरीर, और ये वो किसी और कॉन्टेस्ट में बात कर रहे थे। मुझे जो इत्ला है वो बिल्कुल कायम है उस धमकी पर भी, अपनी उस तकरीर पर भी और अपने उस बयानिए पर भी, और अगर उस वक्त कार्रवाई कर ली जाती जब उन्होंने IG पंजाब पुलिस को धमकियां दी थी, जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल को धमकियां दी थी, जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को धमकी दी थी, और जहां तक बात है वजाहत की, तो बिल्कुल क्लियरिटी है उनकी गुफ्तगू में। ना तो कोई वो इस तरह का छोड़ने की बात कर रहे थे कि कोई PTI की तरफ से मुअज़्ज़ज़ जज साहब को पिक एंड ड्रॉप दी जाती है अदालत तक, जो उन्होंने कहा कि आइंदा हम आपको नहीं छोड़ेंगे वहां, या उनकी बड़ी करीबी कोई अजीजदारी है, कोई रिश्तेदारी है, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई तकरीर में कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल एक धमकी थी जो उन्होंने उनका जो था जिस्मानी रिमांड जो है वो मनसूख किया था शहबाज गिल का, और शहबाज गिल ने जो जी उसके बाद फिर नईम साहब और उस पर ये तमाम तर सूरत हाल बनी। अच्छा, जैसे कि आपने भी कहा कि अंदर की भी खबरें यही कि जी उनको कहा गया कि जी डट के खड़े हो जाएं, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यू टर्न तो सियासी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। कोई बईद नहीं है मुजम्मिल साहब, कोई बईद नहीं है कि हम जो इस वक्त सोच के बैठे हैं हो सकता है उससे अक्सर मुख्तलिफ हो जाए, वो आएँ और कहें कि जी इस मामले पे भी मैं यू टर्न ले रहा हूँ, या फिर कोई माजरत या माफ़ी इस तरह की कोई चीज़। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि आज तो उन्हें कोई माफ़ी नहीं मांगनी है, आज तो वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, और ज़मानत कबल गिरफ्तारी उन्हें आज कानून के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मिल जाएगी, जिसके बाद नोटिस हो जाएंगे। उसके बाद उस ज़मानत कबल गिरफ्तारी पर पुलिस अपना मौक़िफ़ देगी, प्रोसिक्यूशन मौक़िफ़ देगी, फिर उसकी कंफर्मेशन की एक स्टेज आएगी 1 या 2 पेशियों के बाद कि क्या वो कंफर्म होती है या नहीं होती है। ये रूटीन कोर्ट प्रोसीजर है कि जब मुल्ज़िम अदालत में ज़मानत कबल गिरफ्तारी लेने आता है तो पहली पेशी में उसे मुतलका अदालत से वो मिल जाती है, फिर उसकी कंफर्मेशन होती है या नहीं होती है ये बाद में जब प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जवाब आते हैं, उनके मौक़िफ़ सुनने के बाद अदलिया फैसला करती है। और दूसरा जो माफ़ी मांगनी है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में मांगनी है, जिसकी डेट 31 अगस्त है। लेकिन आप ये देखें कि 2014 के धरने में भी इमरान खान पर पार्लियामेंट पर हमला और PTV पर हमला के केसेस थे, तब वो ज़मानत नहीं कराते थे, उन्हें इश्तिहारी भी करार दे दिया गया था तो वो ज़मानत नहीं कराते थे, पूरे मुल्क में बतौर इश्तिहारी ही घूमते थे और चैलेंज करते थे कि किसी ने मुझे पकड़ना है तो पकड़ ले, और कोई पकड़ नहीं सकता था। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, आज उनको आज FIR हो, सुबह रात कहीं और सोना पड़ता है और सुबह फ़ौरन ज़मानत करानी पड़ती है।
क्योंकि गिरफ्तारी का खौफ अपनी जगह मौजूद है। आप जितना मर्जी कह लें कि ये जी 25 किलोमीटर की हुकूमत है, ये जी ये है, ये पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है और वो कहीं से भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इमरान खान साहब को जमानत करवानी पड़ती है। उनका दिल चाहे या ना चाहे, उन्हें अदालत में पेश होकर जमानत हासिल करनी पड़ती है। पहले भी जब 25 मई के बाद उन पर FIR हुई, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी जमानत ली, इस्लामाबाद से भी जमानत ली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनकी जमानत को मुस्तरद हो जाएगी। कानून के मुताबिक आज उन्हें जमानत कबल गिरफ्तारी मिल जाएगी। उसके बाद वो कंफर्म होती है या नहीं होती है, वो बाद में 10-15 दिन बाद वो स्टे जाएगी। और जो तौहीन अदालत का मामला है वो आज वाली अदालत ने नहीं सुनना, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 31 को सुनना है। वो वहाँ डिसाइड होगा कि उन्होंने माफ़ी मांगनी है या नहीं। अभी तो वो वहाँ पर लीगल पॉइंट्स पर कंटेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हाई कोर्ट के पास सू मोटो का अख्तियार है, क्या हाई कोर्ट, अभी तक जो बात समझ आई है वो जो फवाद चौधरी वगैरह के बयानात से वो ये प्ली लेना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के पास सू मोटो का अख्तियार नहीं है, सू मोटो का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन हमने माजी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सू मोटो लेते देखा है। लाहौर हाई कोर्ट के मुतअद्दिद चीफ जस्टिस ने सू मोटो लिए हैं। अब क्या उनका ये लीगल पॉइंट देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अभी ये समझ आ रही है कि वो केस को कोई लीगल पॉइंट पे लड़ने के लिए पहले उलझाना चाहते हैं कि क्या जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सू मोटो का अख्तियार नहीं है, तो पहले इस पर बहस हो जाए फिर हम कंटेम्प्ट पर बात करेंगे। तो ये उलझाने की कोई स्ट्रेटजी है। फिर उनका ख्याल है कि बाद में जब स्टेज आएगी मेरिट्स ऑफ द केस की तो माफ़ी की बात होगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि जब वो पहले दिन आते हैं तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ये प्ली सुनता है या शोकाज उन्होंने जारी किया हुआ है वो चार्ज फ्रेम कर देते हैं। तो इसलिए ये 31 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा जाएगा। आज तो प्री रेस्ट बेल मिलने के 100% इम्कान हैं, क्योंकि कानून यही कहता है। सही है, ठीक है। नईम साहब, जैसा कि माफ़ी की बात हो रही है, हमने देखा कि इससे पहले भी जब तौहीन अदालत का मामला हुआ था तो खान साहब माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन इस दफ़ा उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। इसकी वजह क्या है? क्या वाकई जो पीटीआई के बारे में बात की जाती है कि इदारों से टकराव की पीटीआई मुकम्मल तैयारी कर चुकी है? इस दफ़ा जो खान साहब के बैकहैंड पे टीम है, फवाद चौधरी हो गए, इसके अलावा परवेज़ खटक हो गए, शामिम कुरैशी साहब हो गए, उनको वो कल की मीटिंग में तैयार कर चुके हैं। देखिए महक, इससे पहले बहुत से ऐसे वाक़यात और बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि यू टर्न का मामला अपनी जगह, मगर जब इदारों की साख की बात आई, जब अदालत पर हमले किए गए, जब गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर लटकाए गए, तो इस हवाले से कभी भी, और जब उनकी ऑडियो टेप मौजूदा सदर पाकिस्तान के साथ लीक होती है कि पीटीवी के अंदर जो है लोग घुस गए हैं हमारे और इस वक्त जो है वो हमला हो चुका है, तो इस तरह की किसी भी इंसिडेंट में उन्होंने कभी भी निदामत का इजहार नहीं किया, कभी उसकी मजम्मत नहीं की, कभी उन्होंने एक माफ़ी वाला जो है रवैया उनकी तरफ से कभी हमारे सामने नहीं आया। मैं इसलिए कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, कल जो इजलास हुआ था, कल के इजलास में तकरीबन 90% जो लोग मौजूद थे, पीटीआई की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने यही अपनी राय दी इमरान खान साहब को। और ज़ाहिरी बात है कि राय वो अपने चेयरमैन की मंशा और उनके मिजाज के मुताबिक ही वहाँ पे राय दी जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है अपने मिजाज के खिलाफ राय सुनना भी पसंद नहीं करते। ये भी हमारे पास बहुत सी मसाले मौजूद हैं। मेरी सिर्फ छोटी सी गुजारिश ये है कि ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मोअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज साहिबा जो हैं उनको एक धमकी दे दी एक मजमे में। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इखलाकियात की एक अदालत भी है। रियासत मदीना में कब कहीं किसी ने इतने बड़े मजमे में खड़े होकर किसी खातून को ललकारा और उनको धमकी दी कि आपको छोड़ेंगे नहीं? तो मैं तो सिर्फ उस कॉन्टेस्ट में बात करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर उन्हें अब तक जो है, और इससे कबल जहां से ये मामला सारा शुरू हुआ है, शहबाज गिल ने इदारे के हवाले से जो पेपर दिया और वहां पर जो है बगावत पर उकसाने की बिल्कुल सबूत मौजूद हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक अब तक की तहकीकात में, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जुडिशल रिमांड पर जरूर भेज दिया गया है, मगर
तहकीकात की जो कड़ियां हैं वो बनी गाला तक पहुंच चुकी हैं। वो किस तरह से वो स्क्रिप्ट तैयार किया गया, किस तरह से प्लान किया गया, किस तरह से शहबाज गिल साहब की तैयारी करवाई गई और किस तरह से कुछ अल्फाज को हज़फ और कुछ को शामिल किया गया शहबाज गिल की उस सारी गुफ्तगू में, अभी तक इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि अब तक वो डिफेंड करते आ रहे हैं शहबाज गिल के उस गुफ्तगू को, उस पेपर को, उस बयानिए को। तो मैं नहीं समझता कि वो इस मामले में यू टर्न लेंगे और इसमें वो थोड़ी सी अपनी हतक समझ रहे हैं। वो इस वक्त उन्हें ये लग रहा है कि वो एक बहुत बड़े इस मुल्क के एक इनकलाबी लीडर बन चुके हैं और अगर वो किसी भी स्टेज पर ये जो आपने बात की है ना, यहीं से गुफ्तगू को जोड़ेंगे हम। अभी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही नए एक ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से कि जब रुतबा आपका इतना साबिक पीएम का हो तो क्या इस तरीके की चीज़ें आपके शान है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इमरान खान के जो कुछ देर बाद अदालत में उन्होंने पेश होना है और इस पे हम बात कर रहे हैं। नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद है, मुजम्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जी ये जो पोजीशन होती है बल्कि यही चीज़ अगर मैं मुजम्मिल साहब से बात करूँ कि ये जो पोजीशन होती है एक बंदे की वो बड़ी अहम होती है। वो किस रुतबे का आदमी है, कोई सड़क चलता आदमी नहीं है जो खड़े किसी थड़े पे कह दे कि जी मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। एक साबिक वज़ीर आज़म, इस बात को नोटिस अदलिया ने भी किया, जिस पे नोटिस लिया और कहा कि जी आप साबिक वज़ीर आज़म है, आपकी तरफ से अगर ऐसी बात आएगी तो फिर बाकी लोगों का तो फिर अलमान लफीज़ है ना। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो आदमी अपनी जिम्मेदार जितना ज़्यादा अहम हो उतना ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कानून और तफ्तीश करने वाले इदारों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि कोई मकबूल है, कोई गैर मकबूल है, कोई अहम है, कोई गैर अहम है। कानून को अपनी अमलदारी किसी का रुतबा और किसी की पोजीशन देखे बगैर करनी चाहिए। इसी को यकसा इंसाफ कहते हैं। क्या इमरान खान साहब को कोई कानूनी रियायत इसलिए मिल सकती है कि वो बहुत मकबूल हैं या वो बहुत अहम हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं? मैं समझता हूँ नहीं। यकसा निज़ाम इंसाफ का जो फ़लसफ़ा है उसमें अहम और गैर अहम की बहस को ख़त्म किया गया है। उसमें किसी के रुतबे की बुनियाद पर उसके साथ गैर मामूली इंसाफ नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो उन्हें राहदारी की जमानत मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लोगों ने उस पर सवाल उठाए कि क्या आम आदमी अगर इस तरह सीधा हाई कोर्ट जाके राहदारी की जमानत मांगे तो उसे दी जाएगी? उसे कहा जाएगा आप मुतलका अदालत में जाएं, आप सीधा हाई कोर्ट क्यों आए हैं? तो फिर इमरान खान को क्यों दी गई? इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग ये सवाल करते हैं कि यकसा निज़ाम इंसाफ में किसी को उसके रुतबे या उसकी पोजीशन या उसके मकबूल और गैर मकबूल होने की बुनियाद पर कोई स्पेशल सलूक नहीं मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उनकी किसी पोजीशन की बुनियाद पर नहीं, उनकी बात की बुनियाद पर फैसला करेगा। जो बात उन्होंने की वो कोई अहम आदमी करे या गैर अहम आदमी करे, लेकिन अगर वो बात तौहीन अदालत बनती है तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इस बुनियाद पर कि कोई अहम आदमी है, चले इसे जाने दें, इससे रियायत कर दें, ये इंसाफ के मुनाफी हो। सही, ठीक है। अच्छा नईम साहब, आपकी जानी बात यूँ, हमने हमेशा देखा है कि मरीम नवाज़ अक्सर ही कहती नज़र आती हैं कि खान साहब तो अदालतों के बहुत ज़्यादा लाडले हैं। आज का जब हम देखेंगे कि जो भी इसका डिसीजन आता है, इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होती है, वो एक अलग चीज़। अगर मैं ये आपसे पूछूँ कि गिरफ्तारी फ़र्ज़ करें हो जाती है, देन पीटीआई का रिएक्शन क्या होगा? पीटीआई के लोग, उनकी जो सीनियर क़यादत है, वो तो रात के 12-12 बजे ट्विटर पे ट्वीट कर देती जी कि लाहौर की आवाम लिबर्टी चौक पे पहुंच जाए, कराची की आवाम तीन तलवार पहुंच जाए, इस्लामाबाद की आवाम बाहर निकल आए। तो फिर जो रिएक्शन होगा, डू यू रियली थिंक वो वर्स्ट हो सकता है, कंट्रोल करना मुश्किल होगा? क्या रिएक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल में आपके सवाल का अगर मैं जवाब उस तरह से दूँ जिस तरह पीटीआई प्लानिंग कर रही है, तो ऐसा लगेगा कि मैं भी डराने की कोशिश कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन को और मोअज़्ज़ज़ अदालत को। तो इससे कबल आपने मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र किया, तो आपको याद होगा मरीम साहिबा जब आखिरी मरतबा नैब लाहौर में उनको तलब किया गया एक केस के सिलसिले में पेशी के लिए, तो उससे कबल जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पूरे लाहौर से लोगों को वहाँ पे जमा करना शुरू कर दिया।
और 2 दिन पहले से व्हाट्सएप ग्रुप बन गए और मैसेजेस किए गए और लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करके और वहाँ पे पथराव भी हुआ और सामने से भी नैब हुकाम की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया, पथराव किया गया। और आज तक दोबारा ना तो उस केस का किसी को पता है और ना ही दोबारा उस पेशी का मैंने सुना है अभी तक। आज भी बिल्कुल सूरत हाल उसी तरह है। और उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा ने और रहनुमाओं ने बेहद तनकीद का निशाना बनाया कि ये रवैये जो है ना ये हमें अब तर्क करना होंगे और इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और मरियम नवाज़ को बुलाया गया था, वो आती इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनती, अपना बयान रिकॉर्ड करवाती और केस को फेस करती। आज बिल्कुल सूरत हाल उसी तरह से है कि इमरान खान साहब को तलब किया गया है और कल से जो है तलब करने से मेरी मुराद है कि वो ज़मानत एक्सटेंड करवाने के लिए, ज़मानत लेने के लिए पेश हो रहे हैं। तो पूरे इस्लामाबाद से, बल्कि KPK से भी कल से लोगों को इस्लामाबाद में जमा किया गया है, बुलाया गया है। और अब तक की मेरी जो इतला है, जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर खासी बड़ी तादाद है और इमरान खान साहब वेट करेंगे जब तक एक मौजू तादाद उनके मुताबिक वहाँ पर लोगों की और उनके कारकुनों की जमा नहीं होगी, तब तक वो अदालत तशरीफ नहीं लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब आप का बयानिया कुछ और होता है, तब आपके मुतालबात कुछ और होते हैं, तब आपकी गुफ्तगू कुछ और होती है। जब अपोजिशन में आते हैं तब आपका जो स्टाइल है वो कुछ और होता है, तब आपका एक्ट कुछ और होता है। तो इससे कबल भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिनको मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर उस वक्त कार्रवाई कर ली जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। और जो आपका सवाल था वो तो एक एंकर जो है कल एक प्रोग्राम में, और उनका व्लॉग भी आ चुका है, वो बाकायदा पूरा प्लान बता रहे थे कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो लाहौर के किस किस पॉइंट पर क्या क्या होगा, लाहौर को किस तरह जाम किया जाएगा, KPK को किस तरह जाम किया जाएगा, उसके बाद जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई किस तरह की जाएगी। पूरा एक रोड मैप था उनके पास। वो पूरा जो है वो PTI का जो अगला लाहे-अमल है उसको बता रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक शर्मनाक बात है कि अगर आप पर एक केस है, आपको अदालत में बुलाया जाता है और अगर अदालत ये समझती है कि आपको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और आपकी गिरफ्तारी अमल में आती है तो इन्वेस्टिगेशन जो है आपको डिक्लेयर करती है कि आप इस जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है साबिक वज़ीर आज़म, बार बार ये बात आप भी कर चुके हैं और उनका जो रुतबा रहा है और इस मुल्क ने उनको जो इज्जत दी है, उनको इस तरह का एक्ट करना चाहिए। बल्कि उनको अपने कारकुनों को जो है वो काम डाउन रहने की तलकीन करके अदालत जाना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो हमें उसको तस्लीम करना होगा, ना कि हमें जो है वो तोड़ फोड़ करनी है, हमने शहरों को जाम करना है, हमने खुदा न खास्ता मुल्क को जाम करने की बात करनी है। तो मैं समझता हूं कि इन रवैयों को, नईम साहब, ये रवैये जो हैं सर, अगर हम इसको डिटेल में देखें, पहले इस पर मैं चाह रहा हूँ आप कमेंट कर दें शॉर्टली, फिर मैं मुदम्मिल साहब से भी इसी पे मैं कमेंट ले लेता हूँ। देखिए ये तमाम तर मामला हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि खान साहब ने अपने वर्कर्स को बताया कि देखो शहबाज गिल के साथ बड़ा गलत हो रहा है और उसके बाद सारी धमकियाँ और ये पूरा केस बनाया गया ना, ये सारी चीज़ बनाई गई। फिर हुआ ये कि जितना गलत हुआ है शहबाज गिल के साथ वो भी सामने आया, उनको अंडर प्रोटेस्ट मटन उनको खिलाया जा रहा है, कितनी मतलब कि ये देखिए कितना बड़ा तशद्दुद हो रही है। अब जब सारी चीज़ें यार खुल के सामने आ गई हैं तो ये लोगों के देखने के लिए नहीं है कि आप जो बयानियां बना रहे हैं वो झूठ के ऊपर बना रहे हैं। वो बंदा ठीक हाल में उस वक्त वहाँ मौजूद है, उसका पूरा टेक केयर किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। झूठ के ऊपर मबनी एक चीज़ पर आप लोगों को उकसा रहे हैं, क्या लोग नहीं देख रहे ये? फैसल देखिए, इससे कब जो है वो ख़त का जो बयानिया बनाने की इन्होंने कोशिश की, मुजम्मल साहब मौजूद हैं, ये इस पर बेहतर बात कर सकेंगे कि ख़त जो है वो सलामती कमेटी की मीटिंग्स में भी उसकी कोई अहमियत नहीं बताई गई हमें अभी तक। ख़त तो खैर मैंने तो नहीं देखा और बहुत से लोगों ने शुरू में कहा, बहुत से एंकर साहिबान ने भी कहा, बहुत से साफ़ियों ने कहा हमने देख लिया, बाद में बताया गया कि वो ख़त तो दिखाया ही नहीं जा सकता किसी को। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने भी उस बयानिए के हवाले से फ़ैसला दे दिया जो बिल्कुल एक उस बयानिए के एंटी उनका फ़ैसला सामने आया, तहरीरी फ़ैसला भी आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि बयानिया बनाने के माहिर ज़रूर हैं खान साहब, और उससे साथ साथ जो इससे कबल हम बात कर रहे थे कि
उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है। दूसरी तरफ मामला काफ़ी मुख्तलिफ है, ये कोई आम केस नहीं है। अब जो है जहां हमला हुआ है और जिस तरह साख मुतासर करने की कोशिश की गई है इदारे की शहबाज गिल के केस के हवाले से, और उसके साथ अब जो मोअज़्ज़ज़ अदालत पर एक हमला करने की कोशिश की गई है, ये एक टेस्टर ज़रूर है इनकी तरफ से। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेता हूँ कि हुकूमत भी इस वक्त जो है वो काफ़ी तैयारी में है। और 25 मई मैं याद करवा देता हूँ पीटीआई को भी और आपको भी, जब यहाँ पर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया तो ना कहीं वो बयानिया उस दिन नज़र आया, ना किसी शहर में लोग नज़र आए, और ना ही कोई इस्लामाबाद तक पहुँच सका। जेलम का पुल ना फवाद चौधरी साहब ने क्रॉस किया, ना पंजाब की क़यादत ने शफकत महमूद साहब ने शादरा क्रॉस किया, ना ही हमाद अजहर साहब ने सांदा क्रॉस किया, ना ही बत्ती चौक से आगे कोई जा सका। तो दूसरी तरफ से भी पूरी इस मरतबा एक तैयारी के साथ जो है वो हुकूमत भी इस केस को परसू करेगी अदालत में, और अगर अदालत से कुछ फैसला आता है तो दमादम मस्त कलंदर होगा। सही है, ठीक है। मुजम्मिल साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जैसे नईम साहब याद करवा रहे हैं ना कि ना फलानी जगह से कोई निकला था, ना उस जगह से कोई निकला था, तो आप बस मुझे लास्ट ये कमेंट कर दे कि इस दफ़ा जो खान साहब कह रहे थे कि वो आखिरी कॉल दूंगा मैं, तो वो आपको लगता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी अभी भी उतनी ही है या कम हो गई है? क्योंकि अवाम भी सोच समझ तो रखते ही हैं। मैं नहीं समझता कि वो उनकी कोई आखिरी कॉल कामयाब हो सकती है। रियासत कभी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि कोई जो है जत्था लेकर आकर रियासत को गिरा दे, हुकूमत को गिरा दे। ये ट्रेंड शुरू हो गया तो फिर तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा। और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो पार्लियामेंट में शायद एक सीट ना जीत सकते हों, वो शायद जत्थे लाने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। और फिर अगर आपने ये रास्ता एक दफ़ा खोल दिया तो फिर तो अनारकी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 25 मई को भी रियासत ने हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी और रियासत ने वो कॉल नहीं चलने दी थी। और अब भी अगर इमरान खान को ये पता है कि ये उनके रास्ते में हुकूमत से ज़्यादा रियासती इदारे होंगे और कभी भी जो स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनने दी जाएगी, और रियासती इदारे और कौमी सलामती के इदारे कभी भी पाकिस्तान में ऐसे ट्रेंड्स नहीं आने देंगे कि यहाँ पे कुछ जत्थों की बुनियाद पर हुकूमतें या मरकज़ पे या दारुल खिलाफा पे कब्जा कर सके और अपनी बात मनवा सके। मैं नहीं समझता वो कुछ ऐसा दे सकेंगे, चाहे उनके पास पंजाब और केपी की हुकूमत हो। फेडरल गवर्नमेंट के पास फिर भी बहुत से इख्तियारात हैं, रेंजर्स के, एफसी के और दीगर गवर्नर राज लगाने के। तो ये अगर वो इस खेल की तरफ जाएंगे तो जो उसको वो 25 किलोमीटर की हुकूमत कहती हैं, उसके पास बहुत से इख्तियारात होते हैं। वो पार्लियामेंट से गवर्नर राज भी लगा सकती है बुलाकर। तो ये कोई हुकूमतें स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, ठीक है। सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी और ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, बेहद शुक्रिया। हमें अब आपसे चाहिए होगी इजाज़त। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।